नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों के ऐलान में कांग्रेस ने बाजी मार ली है। खंडवा लोकसभा सीट से राजनारायण सिंह को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है, तो वहीं जोबट विधानसभा से महेश पटेल और रैगांव से कल्पना वर्मा कांग्रेस की उम्मीदवार हैं। जबकि पृथ्वीपुर से पहले ही कांग्रेस नेता नितिन राठौर के नाम का ऐलान किया जा चुका है। अब बीजेपी के पत्ते खोलने की बारी है। उधर दोनों ही पार्टियों में भितरघात का खतरा भी बना हुआ है। बाहरी और जमीनी कार्यकर्ताओं का मुद्दा दोनों ही दलों के समीकरण को बिगाड़ सकता है। तो क्या रहेगा चुनाव का हाल और कैसी रहेगी सियासी पार्टियों की चुनावी विसात, इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो आइए कांग्रेस के घोषित उम्मीदवार राजनारायण सिंह और कल्पना वर्मा की बयान सुन लेते हैं। सबसे पहले टिकट वितरण के बाद जब उन्हें टिकट मिल गया है, उम्मीदवार वो घोषित हो चुके हैं, तो क्या कहा है सुनिए। पहले तो इतने कई मुद्दे हैं, उन विफलताओं के कारण जनता में बहुत आक्रोश है और कांग्रेस का कार्यकर्ता बहुत यूनाइट है और खंडवा लोकसभा बहुत शानदार वोटों से कांग्रेस विजय हुई। पिछली बार क्या है, मेरा फर्स्ट इलेक्शन था, मुझे ज़्यादा अनुभव नहीं था और हो सकता है कि शायद उसके कारण कुछ मिस्टेक हुई हो, पर उन गलतियों को इस बार हम लोग नहीं दोहराएंगे। पूरी तैयारी के साथ इस बार हम लोग पूरा हमारा संगठन, कांग्रेस पार्टी, सभी वरिष्ठ नेता सब मेरे साथ हैं। और आइए अब देखते हैं कि बीजेपी का क्या कहना है उम्मीदवारों के ऐलान को लेकर और चुनावी रणनीति को लेकर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने क्या कहा, यह भी सुन लीजिए। पार्टी पूरी तरह तैयार है। भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में ही काम करती है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार जो आम इंसान के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, माताओं बहनों और नौजवानों के लिए काम कर रही है और मध्य प्रदेश की सरकार जो कल्याणकारी योजनाएं चला रही है और विकास के काम कठिन परिस्थितियों में भी, क्योंकि कोरोना के संकट के कारण अर्थव्यवस्था ध्वस्त हुई है, बावजूद इसके हमने विकास के काम रुकने नहीं दिए। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव की तैयारियां जोर शोरों पर और हमारा जो प्रबंधन का काम है वो लगातार बहुत अच्छे तरीके से सभी कार्यकर्ता अपने काम में जुटे हैं। प्रत्याशी चयन भी जल्दी ही हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है, पार्लियामेंट बोर्ड तय करता है, इसलिए जल्दी ही निर्णय होकर के प्रत्याशी की घोषणा हो जाएगी। तो क्या है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल। आइए सवाल सबसे पहले ले लेते हैं और फिर हम डिबेट शुरू करते हैं। हमारे सवाल जो हैं वो हैं चुनावी रणनीति से जुड़े हुए। कांग्रेस ने टिकटों के ऐलान में बाजी मारी, अब बीजेपी की पत्ते खोलने की है बारी। आदिवासी ओबीसी पर डाले डोरे, चुनावी फिजा बदल लेंगे कौन से मुद्दे? जी हां, कौन से मुद्दे इस बार हावी रहेंगे? महंगाई, बेरोजगारी पर होगा चुनाव या भावनात्मक मुद्दों से होगा हिसाब? यह बड़ा सवाल है मध्य प्रदेश के उपचुनावों में। एमपी में चुनावी विसात बिछी, भीतरघात की आशंका से टेंशन में कांग्रेस और बीजेपी। ये सबसे ज्यादा चिंता अगर पार्टियों को है तो वो इसी की है कि कहीं जिन्हें टिकट नहीं मिला वही तो नहीं खेल कर देंगे। ये सबसे बड़ा सवाल है और एक दूसरे से ज्यादा चिंता उन्हें अपनों की है। बीजेपी दमोह में कहते हैं कि ये चख चुकी है इस तरह की हार का स्वाद और कांग्रेस को भी पता है कि छत्रपों को नाराज करने का खामियाजा क्या होता है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुरेश राजे, कांग्रेस विधायक हैं, उनसे हम बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सुरेश राजे जी आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सुरेश राजे जी, आज बाजी मार ली है, टिकटों का ऐलान कर दिया है, आत्मविश्वास से लवरेज कांग्रेस नजर आ रही है, लेकिन क्या कहीं कोई भीतरघात की आशंका भी है? नहीं, देखिए इसमें भीतरघात बात जैसी कोई बात नहीं है। हम तो पहले से पूरी तरह तैयार थे और बाजी मारने का जहां तक सवाल है तो ये तो भाजपा को सोचना चाहिए। जिस तरह भाजपा ने जब चुनाव कराना चाहिए तो लगातार जो है निर्वाचन आयोग इनको कहता रहा कि चुनाव का कोई तारीख आप सुविधाजनक दो, ये नहीं दे पाई। ये तो एक अलग बात है कि हम तो धन्यवाद देंगे चुनाव आयोग को, कम से कम देर से ही सही एक फैसला तो आया कि जो संविधान सम्मत जो मामला है, कम से कम उस संविधान के अनुसार हमको देश चलाना चाहिए और चुनावी उसका सम्मान करना चाहिए। चुनाव से क्या डरना, चुनाव तो आएगा ही।
लेकिन आपको क्या लगता है सुरेश जी, क्या तैयारी पूरी है? क्योंकि ये बार बार कहा जा रहा है कि उपचुनाव वैसे भी जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है उसके फेवर में होते हैं, ज्यादातर हमने देखे हैं। एक दमोह उपचुनाव को छोड़ दें तो हम इससे पहले का नतीजे भी देख रहे हैं। और दूसरा ये कि कांग्रेस कैसे उन लोगों को संभालेगी जो टिकट की आस लगाए बैठे थे और जिन्हें टिकट नहीं मिल पाया। नहीं, देखिए, ये आपका कहना बिल्कुल मैं सहमत हूं आपकी बात से कि चुनावी नतीजे ज्यादातर सत्ता पक्ष में जाते हैं उपचुनाव की, ठीक है। लेकिन आप ये मत भूलें कि ये जो चुनाव है ये जनता का चुनाव है, ये किसी पार्टियों का चुनाव नहीं है। जनता मन बना के बैठी है कि हमें इनको रुखसत करना है, विदाई देना है। तो इसलिए ये जनता जनार्दन का चुनाव है। वो आप देखना, जब परिणाम आएंगे तो आप भी कहोगे, जब अगली बार आप मुझे डिबेट में बुलाओगे तो हम और आप बात करेंगे, तो आपको भी लगेगा कि आप बिल्कुल विश्वास से लवरेज ऐसे ही नहीं थे, क्योंकि हम भी लगातार जनता के संपर्क में हैं। और जहां तक आपने बात की है भीतरघात की, तो देखिए कांग्रेस में कोई भीतरघात जैसी बात इसलिए भी नहीं है, बहुत ज्यादा कैंडिडेट हमारे यहाँ नहीं थे मांगने वाले, हमारे यहाँ सीमित मामला था और सीमित मामले में से ही हमें चुनना था। इसलिए चाहे लोकसभा का मामला हो चाहे हमारे विधानसभा का मामला हो, कहीं ऐसा कोई मामला नहीं है भीतरघात जैसा। आपने नाराज तो कर दिया ना, अरुण यादव जी को बोलते हैं कि नाराज कर दिया, इसलिए उन्होंने ये मनाही किया है कि हमें चुनाव नहीं लड़ना है। नहीं, बिल्कुल देखिए साहब, ये कहना गलत है कि नाराज कर दिया। उन्होंने खुद इच्छा जाहिर की कि मुझे उपचुनाव नहीं लड़ना। अब उन्होंने इच्छा जाहिर कर दी उपचुनाव नहीं लड़ना, तो आखिरकार पार्टी तो चुनाव लड़ाएगी ना, कि मैदान खाली छोड़ देती भाजपा के लिए। लेकिन उनके विरोधी खेमे के माने जाने वाले कैंडिडेट को टिकट दे दी सर आपने। उनके विरोधी खेमे के माने जाने वाले नेता को टिकट दी है, क्या ये कोई विशेष रणनीति इसके पीछे? नहीं, देखिए कोई किसी का विरोधी नहीं है, और टिकट जब तक फाइनल नहीं हो जाते और सभी, देखिए लोकतंत्र का यही तो, देखिए लोकतंत्र है क्या, लोकतंत्र का यही तो स्वभाव है। सभी मांगे, 10 लोग टिकट मांगते हैं, हर दल में मांगते हैं, और मुझे नहीं लगता कि 10 को टिकट तो एक को ही मिलता है। और आप विश्वास रखना, देखना, नाराजगी की बात कर रहे हैं, वही सबसे आगे चलेंगे लोकसभा चुनाव में जो है ना, और जान लड़ा देंगे चुनाव जिताने के लिए। ठीक है, इस बीच में हमें बीजेपी विधायक देवेंद्र वर्मा ने ज्वाइन किया है, वरिष्ठ नेता भी हैं। देवेंद्र वर्मा जी, स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। नमस्कार। देवेंद्र जी, मैं जानना चाह रहा था कि बीजेपी कब पत्ते खोलेगी, और हमने देखा हमेशा रणनीति रही है कि पहले कांग्रेस के उम्मीदवारों की घोषणा का इंतजार किया जाता है और फिर आप लोग पत्ते खोलते हैं, और उसमें भी आरोप ये लगते हैं कि पहले आप कांग्रेस को देखते हैं कि वो अपने उम्मीदवार घोषित करे, फिर कांग्रेस के ही उम्मीदवार कांग्रेस के खिलाफ ही आप उतार देते हैं। कांग्रेस की भाषा में कहूं तो खरीद फरोख्त चल रही है, इस तरह के तमाम आरोप लग रहे हैं, क्या कहेंगे आप? इसी प्रकार फरोख्त नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ताओं के आधारित पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी तय है कमल का फूल, और कमल के फूल को लेकर हमारा पूरा संगठन, हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता बूथ स्तर तक कार्य कर रहे हैं। और निश्चित ही आने वाले समय में हमने पिछला रिकॉर्ड खंडवा लोकसभा क्षेत्र में लगभग 3.25 लाख वोटों से हम जीते थे, और निश्चित ही यह आंकड़ा आने वाले समय में हम बताएंगे लगभग डबल होगा, अर्थात हम और इससे ज्यादा प्रचंड मतों से जीतेंगे। देवेंद्र जी, खंडवा के अलावा जो तमाम तरह से चुनाव है, चाहे वो रैगांव हो, पृथ्वीपुर हो, जोबट हो, आपको लगता है वहां पर उपचुनाव बहुत आसान होगा? क्योंकि ये माना जा रहा है कि पृथ्वीपुर में सिंपैथी फैक्टर और जिस तरह से बृजेंद्र सिंह राठौर का अपना एक जनाधार था, उसके सामने बीजेपी शायद उतनी अच्छी टक्कर ना दे पाए। क्या आपको लगता है ऐसा कोई समीकरण है? कांग्रेस एक डूबती नैया है, वो पूरी तरह हारी हुई लड़ाई लड़ रही है, और हम सभी विधानसभा और सभा भी जीतेंगे, निश्चित तौर पर जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एकजुट है। शिवराज सिंह जी चौहान जी के नेतृत्व में, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय वी.डी. शर्मा जी के नेतृत्व में, और हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो नीचे तक कार्य करा है, जो विकास के कार्य करे हैं, जो 15 माह में पूरी तरह ठप हो गए थे, उन कार्यों को एक बार पुनः गति दी है। विकास के कार्य हो, ये चाहे हितग्राही मूलक योजना है, ये सभी योजनाएं पुनः शुरू हुई है। देवेंद्र जी, मुझे याद पड़ता है कि खंडवा में पानी की समस्या एक बड़ी समस्या थी, और पिछले 15 सालों से हम सुन रहे हैं कि पानी की समस्या दूर हो जाएगी, अभी भी पानी को लेकर के वहां परेशानी रहती है। तो देखिए, मुद्दे तो वही होते हैं
हर चुनाव में पानी अगर मुद्दा हो रहा है तो ये तो अपने आप में इस बात का प्रमाण दे रहा है कि वहां पर असल मुद्दे हल नहीं हो रहे हैं जनता के। दो चीजें, पानी की समस्या में आपको बता दूं, पूरे मध्य प्रदेश में खंडवा जिला है जहां 100% सिंचाई की ओर आगे बढ़ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो क्षेत्र छूटे हैं उनके लिए भी घोषणा करी है, वहां पर भी कार्य शुरू हो रहा है। मतलब 100% मध्य प्रदेश में निमाड़ का हमारा जिला है जहाँ 100% सिंचित होगा। और इसी प्रकार पेयजल के लिए बता दूं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने खंडवा शहर को नर्मदा जल योजना की सौगात दी थी, जिसके माध्यम से पेयजल सप्लाई हो रहा है। और जो अन्य योजनाएं जो प्रस्तावित थी उन योजनाओं को भी स्वीकृत करा है। विकास के मामले में हमको कहीं पर भी कांग्रेस हमको मात दे नहीं सकती। हम विकास को आगे लेकर गए। निमाड़ के विकास को इस कड़ी में लगभग 10,000 करोड़ रुपए का इंदौर से इच्छापुर हाईवे बन रहा है। 3,000 करोड़ रुपए की सिंचाई की परियोजनाएं कार्य कर रही हैं। खंडवा शहर में मेडिकल कॉलेज है। ये सब विकास के मुद्दों को लेकर हम चुनाव लड़ेंगे और निश्चित ही उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई विषय नहीं है और वो पूरी तरह हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं। सुरेश जी, कौन से मुद्दे लेकर के आप जा रहे हैं? साफ तौर पर कह रहे हैं देवेंद्र वर्मा जी बीजेपी विधायक की कोई मुद्दा ही नहीं है, विकास तो हमने बहुत कर दिया, तो अब कुछ रह नहीं जाता कांग्रेस के पास। देखिए, सबसे पहले तो मैं वर्मा जी की इस बात का जवाब दूंगा। इन्होंने कहा कि कांग्रेस एक डूबती नैया है। अब ये तो उपचुनाव के परिणाम बताएंगे कि नैया किसकी डूबने जा रही है। ठीक है, कांग्रेस के पास खोने को कुछ भी नहीं है। हाँ, जो कुछ भी है पाने को है। एक और इन्होंने बात की अभी कि हमने सब कुछ ठीक कर दिया। इनके 15 महीने के शासनकाल का जो हिसाब किताब बता रहे हैं ना, तो 15 महीने में कमलनाथ जी ने 100 रुपए बिल और 100 यूनिट बिजली ये दिया। कमलनाथ जी ने 15 महीने में 300 से 600 गरीबों की पेंशन की, वृद्धाओं की पेंशन की। कमलनाथ जी के समय में बिजली ज्यादा और बिल कम, ये सबसे बड़ा अचीवमेंट था। अब यहां तक सवाल इनका है, पता नहीं ये किस मुद्दे को लेके जनता के बीच जाएंगे। हो सकता है अगले आने वाले इलेक्शन में कहेंगे कि अभी हमने सिर्फ 110 रुपए पेट्रोल का भाव किया है और आने वाले समय में हम इसको 140 और 150 तक ले जाएंगे। और अभी 100 रुपए से ऊपर हो गया डीजल। अब इसी मुद्दे को अगले इलेक्शन में कितना ले जाएंगे? 125, 150। रसोई गैस के दाम कितने बढ़ गए? ये बात करते हैं काम की और विकास की। देखिए, विकास का कहना और करना, ये गौ माता की बहुत ज्यादा बात करते थे और गौ माता के नाम पर शायद बहुत कुछ उन्हें सत्ता में मिलने में सहयोग भी मिला। आज उन गौ माताओं की क्या हालत है? कमलनाथ जी ने 15 महीना के शासन काल में इतनी गौशालाएं बनवा के दी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ये खरीदी हुई सरकार उन गौशालाओं में गोवंश को बिठाल नहीं पा रही है और जहां बिठाल गई है वहां गौ माता भूख और प्यासों से तड़प रही है। ये इनका विकास का मॉडल है। अब आप बताइए किस मॉडल की बात कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक है। और क्या आपको लगता है कि कुछ विकास के मुद्दों के अलावा जो हम देख रहे हैं कि कुछ भावनात्मक मुद्दे हैं जिन पर आजकल कुछ चुनाव के पहले से कुछ ज्यादा ही जोर है, चाहे वो हिंदुत्व हो, चाहे वो आतंकवादी हो, या इस तरह के जो मुद्दे लगातार हम देख रहे हैं कि उठ रहे हैं खासतौर से मालवा निमाड़ अंचल में, तो क्या वो भी मुद्दे कुछ हद तक प्रभावित करेंगे चुनाव को? देखिए साहब, क्या है, खोटी चवन्नी कभी कभी चलती, हमेशा नहीं चलती। जो राष्ट्रवाद का झूठा इन्होंने स्वप्न दिखाया था ना, वो जनता ने देख लिया। और जहां तक हिंदुत्व की और ये उसकी भावनात्मक मुद्दों की बात है, जनता समझ चुकी है। इससे बड़ा भावनात्मक मुद्दा कुछ नहीं होगा। 1 साल से हमारा अन्नदाता किसान धरने पर बैठा है, उसकी समस्या सुनने का समय नहीं है, उससे बात करने का समय नहीं है। और तब भी कहते हैं कि किसान की आय दुगनी करेंगे, इसी मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, किसान की आय कैसे दुगनी हो रही है? किसान के खाद की कीमत क्या हो गई? अगर ये किसान आंदोलन नहीं होता तो यही कट्टा जो 1200 में किया है किसान आंदोलन के दबाव में, इसको 2400 कर दिया होता इनने। इसी को लेकर आय दुगनी करेंगे। बिजली कितनी दे रहे हैं? 10 घंटे किसान की बिजली की बात करने वाले 6 घंटे बिजली नहीं दे पा रहे किसान को। देवेंद्र जी मुस्कुरा दिए, आपने बिजली का नाम लिया। 24 घंटा अटल ज्योति की बात करने वाले 10 घंटे 12 घंटे बिजली उपलब्ध नहीं करा पा रहे। देवेंद्र जी मुस्कुरा रहे हैं, देवेंद्र जी बोलिए। देवेंद्र जी आप मुस्कुरा रहे हैं, सर बिजली का नाम आया, मुकाबला करेंगे। मेरे विधायक साथी सुरेश राजे जी ने जो बात रखी, मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूं
हम कन्यादान के 25,000 देते थे, इन्होंने 50,000 की घोषणा करी। बच्चियों के घर बच्चे हो गए, लेकिन 50,000 प्रदेश में किसी बेटी को मिले नहीं। फिर उन्होंने पेंशन की बात करी, लोग आज भी भटक रहे हैं झूठी पेंशन के नाम पर। इसी प्रकार हमारी जो योजनाएं थी, चाहे संबल योजना हो, कन्यादान योजना हो, 600 रुपए नहीं मिल रहे, जन कल्याणकारी योजना इन्होंने वर्मा जी क्या 600 रुपए नहीं मिल रहे कर दी। वर्मा जी बताएं क्या 600 रुपए नहीं मिल रहे? आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये वर्मा जी मैं पूछना चाहता हूँ क्या 600 रुपए आए नहीं मिल थे रहे कि हम 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ कर देंगे। प्रदेश के ऐसे कौन से किसान हैं जिसके 2 लाख का कर्जा माफ हुआ? इन्होंने झूठ और फरेब की पूरी तरह कांग्रेस की दुकान है और निश्चित रूप से जनता ये सब विषयों को, प्रदेश के विकास को जान चुकी है। और इन्होंने ये बात करी, माननीय राजेश जी, मैंने आपको बीच में टोका नहीं, आप मुझे बोलने दीजिए, मैंने आपको बिल्कुल भी नहीं टोका। फिर दूसरी बात, ये बात कर रहे हैं किसानों की, प्रदेश के लिए, देश के इतिहास में सुरेश जी एक मिनट, आज तक सुरेश जी एक मिनट की बात सुन लेते हैं देवेंद्र जी की, फिर आपके पास आऊंगा। घोषणा जी देवेंद्र जी बोलिए। प्रदेश में आज मध्य प्रदेश में जहां 1 और 8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित होता था, आज लगभग 40 लाख से ज्यादा क्षेत्र ना देवेंद्र जी ठीक है। देखिए योजनाएं देवेंद्र जी बहुत सारी चीजें गिनाने को है, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या केंद्र की नीतियों का फायदा आपको राज्य में मिलेगा, खासतौर से लोकसभा उपचुनाव में, आप ऐसा मानते हैं? बिल्कुल मिलेगा। मैं बता रहा हूँ, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि आज एक गरीब किसान को हमारी 10,000 रुपए, 6,000 रुपए माननीय नरेंद्र मोदी जी 4,000 रुपए हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री दे रहे हैं। उसके जीवन में खुशहाली, समृद्धि, उसको एक का संबल प्रदान करने का काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में अगर बात करें, पूरे देश में जो लागू योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना के, एक गरीब का सपना होता है कि उसके सर पर पक्की छत हो। आप मुझे बताइए 70 साल में शहरी क्षेत्र में कभी इन्होंने किसी को मकान दिया क्या? आज हम पक्का मकान बनाकर दे रहे हैं। तो ये योजना है कहीं ना कहीं जनता के दिलों को छूती है। और इन्होंने भावनात्मक मुद्दों की बात करी है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि भावनात्मक मुद्दा ये नहीं है कि गरीब को आज हम दीनदयाल रसोई के माध्यम से राशन दे रहे हैं। भावनात्मक मुद्दा ये नहीं है कि आज हमारी गरीब बेटियों को हम कन्यादान योजना के माध्यम से उनका विवाह कर रहे हैं। भावनात्मक मुद्दा ये नहीं है कि मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि स्ट्रीट वेंडर जो कोरोना में परेशान हुए थे, उनको छोटे छोटे व्यापारी जो बिजनेस करते थे उनको 10,000 रुपए का बगैर लेकिन देवेंद्र जी, ये सभी भावनात्मक मुद्दे जिनके गरीब के आंसू पहुंचे हैं। गरीब के लिए योजनाएं बनाई है, वो योजनाओं के माध्यम से हम जनता के बीच में जाएंगे। ठीक है देवेंद्र जी, लेकिन मेरा एक सवाल है देवेंद्र जी, मेरा सवाल यह है कि अगर केंद्र की योजनाओं का फायदा राज्य में आपको लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव में होगा, तो क्या केंद्र में जो या देश के अंदर जो किसानों की नाराजगी है उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा? केंद्र से नाराजगी का यहाँ पर बीजेपी को किसी भी किसानों में किसी भी प्रकार की नाराजगी नहीं है, चाहे देश की बात करें कि प्रदेश की बात करें। अच्छा, किसान खुशहाल है, समृद्ध है और उनके कल्याण के लिए, विकास के लिए हमारी सरकार ने काम करे हैं और हमारी सरकारी काम करेगी। इनकी किसानों के प्रति देशभक्ति, इनकी गौ माता के प्रति देशभक्ति उसी प्रकार की भक्ति है जिस प्रकार की रावण की भगवान शिव के प्रति भक्ति। इनकी झूठी भक्ति है, इनकी नियत कुछ है, नीति कुछ है। और सुरेश जी, आपकी भक्ति रावण वाली भक्ति है। बिल्कुल देखिए साहब, मेरे कथन पूरे 101% सही है। पूछना चाहता हूँ कि रावण की भक्ति और राम की भक्ति। हाँ सुरेश जी से जवाब ले लेते हैं। देवेंद्र जी सुरेश जी से जवाब लेते हैं। अत्याचार बढ़े, सुरेश जी से जवाब लेते हैं। देवेंद्र जी सुरेश जी से। हाँ जी सुरेश जी बोलिए। मेरा ये कहना है, अभी इन्होंने कहा कि किसान खुशहाल हो गया। किसान किस बात से खुशहाल हो गया? किसान की आय दुगनी करने, अच्छा 10,000 रुपए दोनों ने मिला के दे दिए और साल भर में उसकी जेब से 1,10,000 निकाल लिए। ये इनकी, देखिए ये इनकी आय दुगनी करने का मामला। अब आप आखिर किस बात, मैं तो कह रहा हूं केंद्र के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ लें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये तो ये तय कर ले पार्टी भाजपा तय कर ले कि ये पूरे के पूरे उपचुनाव हम केंद्र की नीतियों पर चुनाव लड़ रहे हैं, हम उसका मुकाबला करेंगे। हम जनता के बीच जाएंगे और जनता को बताएंगे और कौन की भक्ति सच्ची है और किसकी भक्ति झूठी है ये तो जनता जनार्दन तय करेगी। मेरे और आपके यहाँ डिबेट करने से या एक दूसरे पे आरोप लगाने से कोई सच्चा या झूठा नहीं होता। जो आपने किया है, जिस तरह का छलावा आपने जनता जनार्दन के साथ किया है, अच्छा कोरोना काल में 1-1 लाख रुपए कितनों को बांट दिए बताइए वर्मा जी? आपने 2-2 लाख रुपए के किसानों के कर्जे माफ कर दिए? आप ये बताओ, 2-2 लाख रुपए के बेरोजगार को आपने रोजगार दे दिया। आपने ढोल जाने की बच्चों को अपमानित करने का काम करा। आज तक आपने किया कुछ नहीं है। आप 15 माह की सिर्फ योजनाएं उठाकर दे दीजिए।
जो कर्जा माफ किसान किया को है, आपके बर्बाद मंत्रियों करा ने स्वीकार किया है किसानों विधानसभा को में। यहाँ तक कि मुआवजा भी किस प्रकार से दिया था, एक बार वो सदन से बड़ा कोई वो 2 है लाख क्या? रुपए के झूठे सर्टिफिकेट दिए। अरे आपके आपने नेताओं उनको ने, ढोल आपके चलाने मंत्रियों की ने ट्रेनिंग स्वीकार की किया बात ना कि करी। कर्जा माफ इस हुआ है, प्रकार के आपके और कार्यों को आपके कहने से देखें। कुछ होता नहीं है कि अगले कर्जा खराब माफ ना, एक मिनट देवेंद्र जी, एक बार बात पूरी कर लें सुरेश जी। देवेंद्र जी, एक बार सुरेश जी बात पूरी कर लें, फिर आपके पास आऊं। वसूली करा रहे हो, ये अलग विषय है। और मेरी बात का मैं तो कहता हूं ना, इनसे पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, ये जवाब दें। अभी जो आपदा आई बाढ़ पीड़ितों की, बाढ़ से प्रभावित लोगों की, अभी आपने देखा कल श्योपुर के किसान मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने गए, और आने वाले समय में हमारे डबरा भितरवार विधानसभा क्षेत्र के लोग भी जिनको मुआवजा नहीं मिला, पीड़ित किसानों को उन्होंने क्या दिया है? 5,000 रुपए, 10,000 रुपए। उन्होंने घोषणा क्या की थी? मकान ढह जाएगा 1,20,000 रुपए, भैंस मर जाएगी 40,000 रुपए, मोटर पंप खराब हो जाएगा 30,000 रुपए, मुर्गा मुर्गी इसकी तो गिनती नहीं है। लेकिन आप बताएं, निकाल के देख लें अपना पूरा का पूरा एजेंडा और पूरी की पूरी जानकारी उपलब्ध करा लें। 2% लोगों को 1 लाख रुपए इन्होंने मुहैया नहीं कराया। इस बात को ना लेंगे और हमसे कहते हैं कि हम झूठे वादे करते हैं। मैं तो कह रहा हूं, या तो ये तय करें आप कि वो सदन झूठा है जिस सदन में आपके नेताओं ने स्वीकार किया कि कर्जा माफ हुआ है, और आप डिबेट में आके कहते हो कर्जा माफ नहीं हुआ। मैं कह रहा हूं ना, देवेंद्र जी, विधानसभा में जानकारी दी गई थी कि पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार ने इतने किसानों का कर्जा माफ किया। हमने कर्जे माफ किए, और हम दावा से कह रहे हैं कि अगर पूरे हमारी मध्य सरकार थोड़े प्रदेश दिन में और 4 चलती, लोग नहीं हम ढूंढ 2 लाख सकते तक के जिनका कर्जे 2 माफ लाख करके रुपए का दिखाते। इन्होंने कर्जा माफ करा है। ना, लेकिन सर्टिफिकेट बांटे हैं, झूठ का पुलिंदा बांटा है। परिणाम स्वरूप आज खंडवा ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के इनके विधायक इनके झूठे आश्वासन, झूठे घोषणाएं छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। देखिए, पूर्व में भी थामा है और वर्तमान में भी थामा है, और ये बात कर रहे हैं बाढ़ पीड़ित की। हमारे प्रधानमंत्री शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों, प्रधानमंत्री आवास दे रहे हैं कि नहीं दे रहा है? राजेश जी से पूछिए इनके क्षेत्र में कितने प्रधानमंत्री आवास मिले, ये बता दें इनकी क्षेत्र। अच्छा सुरेश जी, एक मिनट, सुरेश जी, देवेंद्र जी एक सवाल और पूछना चाहूंगा। देवेंद्र जी, आप जैसे कार्यकर्ता जो लगातार बीजेपी के लिए इतने सालों से काम कर रहे हैं, या दूसरे कार्यकर्ता हैं, उन्हें कैसा लगता है सर, हर चुनाव के वक्त कोई एक आदमी आ जाता है कांग्रेस से और फिर उसे टिकट देने की बातें होने लगती हैं ठीक चुनाव से पहले? ये शगल कुछ बहुत ज्यादा नहीं बढ़ गया है? और आपके कार्यकर्ता मतलब ऑफ द रिकॉर्ड आपसे पूछते तो होंगे कि सर ऐसा चलता रहा तो हमारे तो मेहनत करने का कोई मतलब नहीं। 2 दशक जिन्होंने पार्टी की सेवा में निकाल दिए, वो निगम मंडल अध्यक्ष और जिलाध्यक्ष बनने की सपने देख रहे हैं, और विधानसभा के चुनाव में कोई भी कांग्रेस से आता है, जिताऊ के चक्कर में आप लोग अपनों को कहीं दरकिनार तो नहीं कर रहे हैं सर? किसी प्रकार का कोई दरकिनार नहीं कर रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति सिद्धांतों को मानने वाला कोई भी हिंदुस्तान का निवासी है, उसका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक केडर बेस, शुद्ध रूप से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद वाली हमारी विचारधारा को मानने वाला अगर कोई है तो निश्चित रूप से हम उसका ना तो आपके पुराने कार्यकर्ता भी तो मानते हैं ना देवेंद्र जी, आपके पुराने कार्यकर्ता भी तो इसी विचारधारा को मानते हैं। जीतने की अगर योग्यता रखता है तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से उसको भी टिकट देगी, कि बगैर किसी भेदभाव के निश्चित रूप से उनने हमारी विचारधारा। एक मिनट देवेंद्र जी, एक मिनट आपके कहने का, देवेंद्र जी आपके कहने का तात्पर्य है कि जो बीजेपी की विचारधारा से इत्तेफाक रखता है, बीजेपी के प्रति समर्पित है, ये एक पैमाना है। इसमें जाहिर सी बात है आपके पुराने पदाधिकारी तो फिट बैठते ही हैं जो दशकों से आपके साथ हैं। अब अगर कोई कांग्रेस का किसी का मन बदल गया और वो कहे कि साहब मैं तो जन्म से बीजेपी का हूं, आ गया, तो फिर आप देखते हैं जिताऊ कौन है। हमारी आपत्ति इसी बात पर है कि जब आपको पुराने और नए में से चुनना होता है, और दोनों एक एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया, मिनिमम एलिजिबिलिटी को दोनों रखते हैं अपने पास कि वो पार्टी की विचारधारा से प्रेरित हैं, उसके बाद आप सिर्फ जिताऊ के आधार पर पुराने लोगों को दरकिनार कर देते हैं। क्या नैतिक तौर पर आप इसे ठीक मांगते हैं? देवेंद्र जी बहुत ध्यान से इसलिए बोलिएगा क्योंकि आपके कार्यकर्ता जो आपसे जुड़े हैं वो भी ये सवाल सुन रहे होंगे, क्योंकि कल को हो सकता है कि जब आप किसी को पदाधिकारी बना रहे हो और वहां पर कोई नया व्यक्ति आ जाता है कांग्रेस से, तो आप क्या किस तरह की चीजों को लेकर के डिसीजन लेंगे, वो सुनना चाहेंगे लोग। मैं आपके इस जवाब पर एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। इस प्रकार का जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं, एक बार इंदिरा गांधी से एक पत्रकार महोदय ने कहा था, इंदिरा गांधी से जब प्रश्न करा कि आपका राजनीति का उद्देश्य क्या है, तो उन्होंने कहा था कि सत्ता प्राप्त करना और सत्ता प्राप्त करके उसका लाभ लेना। लेकिन यही क्वेश्चन जब पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी से कहा तो उन्होंने कहा था कि हमारा राजनीति करने का उद्देश्य सत्ता प्राप्ति और सत्ता प्राप्ति के माध्यम से जनता का कल्याण, समाज के अंतिम छोर का कल्याण।
और इस प्रकार की विचारधारा को लेकर सरकार को गिराया, इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी कार्य करती है। माननीय अभिलाष जी, मेरी बात कार्यकर्ता किसी प्रकार की कोई लालसा लेकर कार्य नहीं करता है। भारतीय जनता पार्टी वो संगठन है, जब पूरे हिंदुस्तान में हमारी जमानत जब्त हो जाती थी तब भी विचारधारा के लिए हम कार्य करते थे। ठीक है देवेंद्र जी, अंतिम सवाल आपसे लूंगा, फिर मैं सुरेश जी के पास आऊंगा। देवेंद्र जी, एक सवाल बहुत संक्षेप में चाहूंगा, वक्त कम है। देवेंद्र जी, वक्त कम है, एक सवाल आपसे जानना चाहूंगा। देवेंद्र जी, मैं ये जानना चाहूंगा, खंडवा की बात करूं, बुरहानपुर की बात करूं, तो क्या अरुण यादव के तथा कथित विरोधी गुट के व्यक्ति को टिकट देने से आपकी आधी लड़ाई एक तरह से जीत ली गई है, ये मान रहे हैं आप? आधी लड़ाई उनमें, उनके संगठन में क्या हो रहा है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस का संगठन बस नेताओं तक सीमित हो चुका है। उन पे बूथ पर और हमारे संसदीय क्षेत्र में उनका कोई कार्यकर्ता या इस प्रकार की स्थिति नहीं है। आप अभी जाकर देख लीजिए, कांग्रेस का कार्यालय खाली पड़ा है, अर्थात उनको वहां पर कोई माला चढ़ाने वाला नहीं है। इस प्रकार की स्थिति है। सुरेश राजे जी, आपके पास आता हूं। क्यों कांग्रेस सेल्फ गोल करती रहती है? सुरेश राजे जी, हमको कई बार लगता है कि जहां आप अच्छी फाइट दे सकते हैं वहां पर क्या क्षत्रपों की रणनीतियों और राजनीति के कारण पॉलिटिक्स तो पार्टियां करती हैं, पार्टियों के अंदर पॉलिटिक्स अगर होगी तो फिर कुछ इस तरह की चीजें सामने आएंगी। क्यों आप लोग इस तरह के फैसले लेने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक वरिष्ठ नेता जो कल तक चुनाव की तैयारी कर रहा था वो दिल्ली जाता है और आकर के कह देता है मुझे चुनाव नहीं लड़ना, और 4 दिन पहले तक हमने देखा कि वो जनसंपर्क करते फिर रहे थे लोगों से। अरुण जी, नहीं अभिलाष जी, देखिए अरुण जी को न तो पार्टी ने मना किया क्या, और ये किसने कहा कि अरुण जी को पार्टी चुनाव नहीं लड़ाना चाह रही थी? लेकिन अरुण जी ने व्यक्तिगत कारणों से अगर बना लिया कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना, तो इसको आप इस रूप में क्यों देख रहे हैं? आप तो इस रूप में देखिए ना कि आखिरकार हमने एक मजबूत कैंडिडेट दिया है। अब ये एक अलग बात है कि बीजेपी को वो कमजोर नजर आ रहा है, बीजेपी इस खुशी में ही जो है ना खुशी मनाई जा रही है कि उस विरोधी गुट को मिल गया तो इसका वादा हमें मिल जाएगा। अरे आपका कैंडिडेट तो आने दो, समझ में आएगा कौन विरोधी गुट का है और कौन अपने गुट का है। हमारे यहाँ कोई विरोधी गुट नहीं है। ठीक है सर, वक्त खत्म हो गया। देवेंद्र वर्मा जी, जाहिर सी बात है कि एक बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर भी है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव को लेकर के पार्टी आपसे भी बहुत उम्मीदें लगाई है, वहां पर पार्टी किस तरह से प्रदर्शन करती है। सुरेश राजे जी, आप भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता होने के नाते आपके ऊपर भी चुनावों की जिम्मेदारी है। अब जनता ये तय करेगी कि वो किसके साथ है, क्या पार्टी को एन वक्त पर छोड़कर दूसरी पार्टी में जाने वालों का साथ देगी, या फिर उन लोगों के साथ रहेगी जो उनका काम करते हैं, पार्टी कोई भी हो। क्योंकि सियासी दलों के अदलने बदलने से आजकल हमने देखा है कि जनता को फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है उनका जनप्रतिनिधि कैसा है। इससे बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश राजे जी आपका, देवेंद्र वर्मा जी आपका, और हमारे तमाम दर्शकों का इस डिबेट में शामिल होने के लिए।